सबसे पहले हमारे सांसद और पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, क्योंकि वो पिछली 2 बार से उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने अनेक काम किए हैं जिनका समय आपने कवरेज भी किया है। उनके बहुत सारे काम संपूर्ण हो चुके हैं, लगभग इनॉग्रेशन की जगह पर खड़े हैं। ऐसे मनोज तिवारी जी अपने कार्यों का एक छोटा संक्षेप वर्णन आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद प्रवीण शंकर जी। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है 2024 के दिल्ली के उन 7 साथियों के साथ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठकर, जहां ये 7 कमल नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। जब मैं 2014 में आया था तो हमारे पास, जब मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों में जा रहा था तो मुझे 3 आवाज हर गली से आती थी, सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे? मैं पूछता था साथियों से, ये क्या है सिग्नेचर ब्रिज? मुझे दूसरी आवाज आती थी, ट्रैफिक जाम यहां से हटा दोगे? वो तो मेरी आंखों के आगे था। और तीसरी आवाज आती थी कि क्या इस क्षेत्र में भी सेंट्रल स्कूल बन सकता है? आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में हमारे विश्वमान्य नेता, दुनिया की आशा और विश्वास के केंद्र, भारत की आकांक्षाओं के जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, उन्होंने जो मौका दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, मैंने पहले 5 साल में ही सिग्नेचर ब्रिज बना करके ही मैं लोगों से मत मांगने गया और तभी एक शुरुआत हो गई थी हमारे क्षेत्र को डीकंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक कंजेशन से। आज उसके मैक्सिमम कार्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, आज जब आप यहां कनाट प्लेस के पास पंथ मार्ग में बैठे हैं तो यहां से दिल्ली के किसी लोकसभा में नई दिल्ली छोड़ के जल्दी से जल्दी जाना होगा तो अब आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दूर नहीं होगा, बहुत पास है। मैंने सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया। हमने पहली बार मेट्रो हमारे क्षेत्र में, हम ही उसमें बैठ के आए सांसद के रूप में। हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं थी। रेलवे स्टेशन रेल की गाड़ी जाती थी लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं होता था। आज मीत नगर सबौली हॉल्ट से स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है, 6 गाड़ियां रुकती हैं। हमारे क्षेत्र में अब दिल्ली का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बन के तैयार हो रहा है। हमारा टारगेट 12 झीलों के साथ का था, 5 झील तैयार है। हम अगले 100 दिन में उसको पूरा करके लोगों को देने वाले हैं। हमारा 709 भी, जो हमारे क्षेत्र के शास्त्री नगर से अक्षरधाम जाना हो, शास्त्री नगर से खजूरी जाना हो, करावल नगर जाना हो, शामली, बागपत, सहारनपुर, हरिद्वार या फिर आपको देहरादून जाना हो, दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.5 घंटे करने वाली सड़क, उसको हम लोग जून के फर्स्ट वीक में ट्रैफिक के लिए खोल रहे हैं। अभी हमने उस पर गाड़ी भी दौड़ाई कुछ दिन मीडिया के साथ। हमारा मेट्रो का 4था फेज, जिसमें लोकल गवर्नमेंट सहयोग करने को तैयार नहीं है, वो हम अगले 6 महीने में दे देंगे। हम लोग बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमारे क्षेत्र में 1 सेंट्रल स्कूल की जगह 3 सेंट्रल स्कूल पास हुआ है। हमने 1 सेंट्रल स्कूल का भवन भी लोकार्पण कर दिया है। अब हमारे सामने जो अगले 100 दिन की चुनौती है, हम उस पर सिर्फ बात करेंगे। उसी पे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 709B का निर्माण कर पूरा कर जनता को समर्पित करना हमारा 100 दिन का कार्य होगा। यमुना रिवर फ्रंट का बचा हुआ कार्य पूरा करके देना हमारा समर्पण होगा। मुकुंदपुर गुराड़ी में 33 एकड़ में खेल का मैदान और पार्क बना के देना हमारा अगला 6 महीने का कार्य है। हमारे
दिलशाद गार्डन में बन रहे ओपन स्टडी सेंटर को छात्र छात्राओं के लिए लोकार्पित करना अगले 100 दिन का काम है आफ्टर इलेक्शन। जगतपुरी विस्तार में 2000 लोगों के बैठने का उत्सव पंडाल बनाना हम लागत 6 महीने का कार्य है। और हम अभी अपने क्षेत्र का पहला कन्वेंशन सेंटर 1000 लोगों का एक साथ बैठने का लोगों को दे चुका हूं। और हमारे गोपालपुर गांव में 10 एकड़ का पार्क बनकर तैयार करना, झड़ौदा माजरा में ऑडिटोरियम और सोनिया विहार रोड का डबल पुस्ता कराना, गावड़ी रोड को चौड़ा कराना और गोकुलपुरी मेट्रो के नीचे से जा रही सड़क को दुरुस्त करके लोगों को नाले के दुर्गंध से बचाना हमारा अगला 6 महीने का कार्य है। माननीय राममीत सिंह बिदोई जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर उपस्थित सभी लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उम्मीदवार, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं बहुत आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन का हाईवे उपलब्ध कराया है, जिसका लगभग 70% कार्य पूरा हो गया है। और इस हाईवे के ऊपर 6000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क साउथ दिल्ली को दिया है। इस इको पार्क में चिड़ियाघर भी है, इस इको पार्क में जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, योगा सेंटर भी है, बोटिंग लेक भी है, सफारी भी है, अनेक पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और लगभग 2.5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर भी दिया है और आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर जो अंग्रेज के समय के पुल थे, उन पुलों के स्थान पर नए पुल बनाए जाएं, उसकी व्यवस्था भी की है। जहां तक अन्य समस्याओं की बात है, मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि 5th फेज में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने का फैसला मोदी जी की सरकार ने ले लिया है। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट के जो अन्य क्षेत्र हैं जो मेट्रो के साथ नहीं जोड़े गए हैं, उनको मेट्रो के साथ जोड़ा जाएगा। दिल्ली के गांवों की जो एक्सटेंडेड आबादी है, लाल डोरे के बाहर की जो आबादी है, उसको नियमित किया जाएगा और एक्सटेंडेड आबादी में जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है, उस जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, राजघाट, पार्क आदि विकसित किए जाएंगे। मेरे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट में संगम विहार है, छतरपुर विधानसभा है और देवली विधानसभा है। इसमें ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुई पड़ी हुई है और मैं आज मीडिया के सामने ये एश्योर कर रहा हूं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित मतदाताओं को कि मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं जो किन्हीं कारणों से नहीं बनी, उन रोड्स को बनाया जाएगा। रोड्स भी बनेगी और जहां आवश्यकता होगी, जैसे मांडी जौनापुर रोड है, छतरपुर रोड है, संगम विहार की सड़कें हैं, यदि एलिवेटेड रोड भी बनाने की आवश्यकता होगी तो एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था क्षेत्र में ठीक ठाक हो सके। इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर लगभग 69 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन कॉलोनियों में अमीर लोग रहते हैं। इन सभी 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा
रेगुलराइज करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज है, जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेगुलराइज करके मालिकाना हक दिया है, इन कॉलोनियों में जहां जहां ग्राम सभा की और सरकारी जमीन खाली पड़ी है, उन जमीनों के ऊपर इन क्षेत्रों के नागरिकों के लिए वे सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी आवश्यकता है। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, पार्क है, बच्चों के लिए स्टेडियम है, खेल के मैदान है। तो ऐसी सभी जमीनों पर ये सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और किसी कीमत पर भी इन खाली पड़ी जमीनों पर भू माफियाओं को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अभी तक ऐसी शिकायतें आती रही है कि जितनी भी इन कॉलोनियों में, गांव की एक्सटेंडेड आबादी में जो ग्राम सभा की लैंड है, जो डीडीए की एक्वायर्ड लैंड है, उस जमीन को कुछ भूमाफिया शासन प्रशासन के साथ मिलकर उसके ऊपर प्लॉट विकसित करके बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस तरह का धंधा पूरी तरह से बंद करके ऐसी जमीनों के ऊपर क्षेत्र के लोगों के लिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हर्ष मल्होत्रा जी। हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, मीडिया प्रमुख प्रवीण जी, विक्रम जी और दिल्ली के सभी लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार, उपस्थित साथियों, पत्रकार बंधुओं, भारत में 2014 से जो सरकार बन के आई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलचूल परिवर्तन किए। अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो NH-24 निजामुद्दीन सराय काले खां से लेकर के और मेरठ तक, उससे आगे तक, लेकिन दिल्ली के लिए गाजीपुर तक, और उसी रूट पर रैपिड मेट्रो, जैसा भी मनोज जी ने भी बताया कि अक्षरधाम से लेकर के एक बड़ा हाईवे जो कि सहारनपुर तक जा रहा है, ऐसे ये प्रमुख काम है जो स्वयं शिलान्यास भी किया आदरणीय मोदी जी या मोदी जी की सरकार के मंत्रियों ने, और उसका उद्घाटन भी हो रहा है। जितना अभी जो मुख्य बातें समझ में आती हैं कि अभी 3 दिन पहले ही दिलशाद कॉलोनी में जो झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर 4000 फ्लैट, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत बनाने की घोषणा भी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वी दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां इस योजना के अंदर आ सकेंगी, सभी के वहां पर झुग्गी की जगह पर मकान बने, जैसा कि केंद्र सरकार ने गोविंदपुरी, जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी, गोविंदपुरी में फ्लैट्स बन के तैयार हैं, हैंडिंग ओवर हो रहे हैं और लगभग 1000 के करीब फ्लैट्स और दे दिए गए इसी योजना के तहत। हालांकि इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से हमेशा दिक्कत आती रही है, उसके बावजूद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस काम को पूरा किया है। उसको आगे बढ़ाते हुए सभी झुग्गी बस्तियों को इस योजना के तहत लाना मेरी प्रायोरिटी होगी। हम सबके लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यमुना जी जो कि जीवन दायिनी है, वो दिल्ली में से होकर के जाती है। उसकी स्वच्छता हो और पूरा एक रिवर फ्रंट बने, जैसा मनोज भाई ने बताया उनके क्षेत्र के लिए भी, वो पूरी दिल्ली में उत्तर पूर्वी लोकसभा से लेकर के पूर्वी लोकसभा के अंत तक ऐसा एक बड़ा रिवर फ्रंट बने और यमुना जी की स्वच्छता हो, ये भी प्रायोरिटी होगी। युवाओं के लिए एक पूर्वी दिल्ली में विश्वविद्यालय परिसर बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और साथ में कोविड में आप सबने देखा कि कितनी आवश्यकता थी बड़े अस्पतालों की, तो पूर्वी दिल्ली में एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी
हॉस्पिटल जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसकी व्यवस्था करने का प्रयास मैं जल्द से जल्द करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत सहरावत जी। नमस्कार साथियों, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मीडिया प्रभारी परवीन शंकर कपूर जी, सह प्रभारी विक्रम जी के साथ बड़े वाला प्रवीण अपना हैंड माइक ही दे दो ना। ठीक है, आप ठीक है? चलने दो। नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मीडिया प्रभारी श्री परवीन शंकर कपूर जी, सह मीडिया प्रभारी विक्रम मित्तल जी के साथ हम सभी साथी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं 2024 के चुनाव के लिए। मैं पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से आती हूँ और इस क्षेत्र का बहुत सौभाग्य रहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली में ज्यादातर लोग अपनी जॉब के लिए, काम धंधों के लिए गुड़गांव क्षेत्र में जाते थे और गुड़गांव क्षेत्र में जाने के लिए 20 मिनट से लेकर घंटे कितने लगेंगे इसका कोई हिसाब नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, जो पश्चिमी दिल्ली के लिए लाइफलाइन है। गुड़गांव को पश्चिमी दिल्ली के सभी क्षेत्रों से, जो भी मेरे चाहे वेस्ट है या नजफगढ़ है, बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। लोगों की जाम की समस्या से उनको मुक्ति मिली और समय कम लगेगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री जी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है, जिससे कि पश्चिमी दिल्ली की कनेक्टिविटी आउटर दिल्ली और ईस्टर्न जो हमारी दिल्ली के पार्ट हैं उनसे भी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में पश्चिमी दिल्ली को कन्वेंशन सेंटर दिए और भारत वंदना पार्क का निर्माण हो रहा है, जो टूरिज्म में अपने आप में एक मिसाल बनेगा। कन्वेंशन सेंटर सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर नहीं होगा, 5 लाख लोगों को रोजगार देगा। ये वो कार्य हैं जो प्रधानमंत्री जी, इसके साथ अनेक काम है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको बड़े काम गिनवाए हैं, लेकिन पिछले टर्म में भी पश्चिमी दिल्ली बहुत सौभाग्यशाली रही है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान वहां पर दिया है। अब जब मैंने चुनाव प्रचार जब से शुरू किया है, मुझे कुछ समस्याएं वहां की नजर आई जो मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी के अंदर रखी है। इसमें सबसे पहले शिवाजी मार्ग, राजा गार्डन से लेकर नजफगढ़ तक 14 किलोमीटर का ये रोड है और सुबह और शाम पीक आवर्स में यहाँ पे ट्रैफिक की मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। अनेक कारण है जिसको भी हमने देखा है। ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम मेरी प्रायोरिटी होगी कि ट्रैफिक पुलिस और वहाँ के जो लोकल हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे उनके साथ बैठकर 14 किलोमीटर के इस रोड को, जो लाइफलाइन है वेस्ट दिल्ली लोकसभा की, इंटरनल दिल्ली से, सिटी दिल्ली से जिसको कनेक्ट करती है, उसको हम क्लियर कराएंगे और यहाँ से ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। ढांसा बॉर्डर तक मेट्रो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ढांसा बस स्टैंड नजफगढ़ तक गई है। दिल्ली देहात ढांसा बॉर्डर तक बहुत दूर तक है और नागलोई साइड में भी मेट्रो का विस्तार होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर 2 मेट्रो लाइन की आवश्यकता है, जो नजफगढ़ से ढांसा बॉर्डर जाएगी और नजफगढ़ से जो नागलोई जाएगी। और वो इस क्षेत्र में रहने वाली बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है, वहां पर गाड़ियों की इतनी सुविधा भी नहीं है, तो मेट्रो उनको लाइफलाइन की तरह होगी। इस प्रोजेक्ट पर मेरा सबसे पहले ध्यान रहेगा। पश्चिमी दिल्ली में जब पॉल्यूशन की हम बात करें तो दिल्ली में ही पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन जब दिल्ली में जितना पॉल्यूशन होता है पश्चिमी दिल्ली में हमेशा उसका लेवल कुछ ज्यादा होता है। तो पश्चिमी दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए हम पॉल्यूशन के लिए जो भी टावर्स लगते हैं
जो भी एक रिसर्च वर्क करके काम हो सकता है, स्पेशल पश्चिमी दिल्ली के लिए हम उस पर काम करेंगे। पश्चिमी दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी के लिए और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जगह चिन्हित है। उस जगह पर कॉलेज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्टेडियम, इनका निर्माण जल्द से जल्द हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरे क्षेत्र में देहात के साथ में अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी बहुत है, जहां पर की सरकारी योजनाओं का फायदा जिनको दिया जा सके, वो वर्ग बहुत बड़ा है। उस वर्ग के लिए मुझे लगा कि उज्ज्वला योजना बहुत दी है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। समृद्धि, विश्वकर्मा योजना, जितनी भी ये योजनाएं हैं, इनके लिए हम लगातार एक ऑफिस खोलेंगे हर विधानसभा के अंदर, जहां लोगों को जानकारी दी जाएगी। हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको ये सुविधाएं दिलवाएंगे। हमारे यहाँ पर मास्टर प्लान की दो दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्र में मास्टर प्लान में लैंड पोलिंग पॉलिसी और का जो हमारा कमर्शियल एरिया है, उसमें हमारे कुछ मुद्दे हैं जो मास्टर प्लान में होने हैं, तो मास्टर प्लान में उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्लॉट और जमीन मिली है, उनको भी मालिकाना राहत मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जो भी हमारी कैबिनेट होगी, उससे मिलकर इन फैसलों के साथ में द्वारका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस द्वारका क्षेत्र को काम करने के लिए हमारा वहां से इसको दोबारा से स्ट्रक्चर करके एनडीएमसी की तरह इसको हम ब्यूटिफिकेशन और इसका वर्क स्टैंडर्ड्स को लेकर जाए, इसके लिए कोशिश रहेगी। और साहिबी नदी, ये भी पूरे नजफगढ़ और पश्चिमी दोनों जो हमारे जोन आते हैं या संगठन की दृष्टि से जो हमारे जिले आते हैं, दोनों को कनेक्ट करने वाला ये हमारा रिवर पॉइंट है, इसको भी ब्यूटिफाई करने की कोशिश होगी। और सभी बहनों को और जो हमारे इस तरह के मजदूर लोग हैं जिनको की सरकारी योजनाएं मिलनी चाहिए, उनको भी अलग से काउंसलिंग करके उनके कैंप लगाकर उनको सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद। आदरणीय योगेंद्र चतुर्वेदी जी, आप सभी को नमस्कार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेरे प्रिय नेता वीरेंद्र सिंह जी, हमारे मीडिया के भाई परवीन शंकर कपूर जी, विक्रम मित्तल जी और भारतीय जनता पार्टी के सातों प्रत्याशी आपके सामने अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं लोकसभा का चुनाव में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल के अंदर नरेला के अंदर एक होम्योपैथिक अस्पताल 50 बेड का बनाकर दिया। उसके अलावा बकोली गांव के अंदर एक एनआईटी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको उन्होंने पूरा करवाया। और अनेक काम बहुत हैं जो वहां होने बाकी है। वहां के यह हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीट भी है। हमारा एक संकल्प है कि हमारी जो नरेला और बवाना जो मेट्रो की जो मांग है, उस मेट्रो को हम वहां तक लेकर जाएंगे, ये मेरा पहला संकल्प रहेगा। और उसी के साथ साथ अभी अन्य मेरे साथियों ने भी कहा है कि रैपिड जो रेल है वह भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में कुंडली बॉर्डर से लेकर हमारा अलीपुर उस स्थान पर जाएगी, उसका भी हमें फायदा मिलेगा। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारा जो सबसे मुख्य, आज से 25 साल पहले जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने घेवरा के अंदर 88 एकड़ जमीन किसानों से एक्वायर करके डीडीए को दी थी। और उस पर उनका जो सपना था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का, 25 सालों से 15 साल कांग्रेस की सरकार और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर इतने खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित होना था वह इनकी वजह से नहीं हो पाए। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो अभी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया साहब ने वहां पर शिलान्यास किया। आज वहां पर घास फूस और जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मलेश्वरी जी को वाइस चांसलर बनाया और लाखों रुपए की तनख्वाह उनको दे दी, लेकिन काम शून्य का शून्य है। हम उस काम को दिल्ली के एलजी के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिले, ये हम ग्रामीण लोगों को तोहफा देंगे। उसी के साथ साथ
दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां ऑथराइज कॉलोनी है। किराड़ी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर 3 लाख के आसपास मतदाता है, 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं। आज किराड़ी की पोजीशन ये है, गंदे पानी की निकासी वहां पर नहीं है, पानी वहीं भरा होता है और लोगों को 3-3 फुट खाली के अंदर लोगों को अपना वहां से निकलना होता है। एलजी साहब से हम मांग करेंगे कि उस किराड़ी का चौमुखी विकास हो और उस किराड़ी के साथ जो सबसे बड़ी एक जो परेशानी वहां पर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हजारों रेलवे स्टेशनों को उनको जो है फ्री करने के लिए ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बना दिए। 132 करोड़ का वाराणसी का जो किराड़ी का रेलवे फाटक है, 132 करोड़ रेलवे ने उसका सारा एस्टिमेट बनाकर दे दिया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने एनओसी नहीं दी, इसलिए वहां पर यातायात जाम रहता है। उस किराड़ी का अगर अंडरपास और ओवर ब्रिज बनेगा तो उसके बाद वहां से लाखों लोग मेन रोहतक रोड पर आएंगे। ये किराड़ी की समस्या है। उसके अलावा हम बहुत बातें करें, बहुत सारी बातें ऐसी है। 25 एकड़ जमीन नरेला के अंदर यूनिवर्सिटी की जमीन खाली पड़ी है, वहां पर महिला कॉलेज होना चाहिए जिससे बिहार के लोग जो है उन कॉलेजों के अंदर अपने बच्चों को वहां भेज सके। बहुत सारी है जो हम काम करेंगे। मैंने 5-6 काम आपके सामने गिनाए हैं और हम जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो हमारी प्राथमिकता के आधार पर हम उन कार्यों को तय समय के अंदर करेंगे और हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिलकर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केवल कामों को अड़ंगा लगाने का काम करते हैं और हम भारत सरकार के सहयोग से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली के अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा का चौमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद चंदौलिया जी। अब चांदनी चौक जो दिल्ली का दिल है, वहां के सांसद प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्वनामधन्य अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, मीडिया प्रभारी श्री प्रवीण कपूर जी और मुझ सहित यहाँ पर बैठे 7 लोकसभा प्रत्याशी, सबसे पहले तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम 7 प्रत्याशी मिलकर के दिल्ली के भविष्य को और दिल्ली के विकास को अपनी पूरी ताकत से अपने अपने क्षेत्रों में संवारेंगे ताकि दिल्ली का एक समग्र विकास हो सके और एक दूसरे के साथ तालमेल करके हम दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाने में अपनी सहभागिता दें। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से मिली जुली संस्कृति का क्षेत्र है, देश की सांस्कृतिक सभ्यता का क्षेत्र है और निश्चित रूप से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है और अनेक प्रकार की समस्याएं चांदनी चौक की विशिष्टता के बावजूद अभी भी बरकरार है। तो पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार से हम लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बहुत सारे क्षेत्रों में हम गए, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपका सांसद आपके द्वार। उस कार्यक्रम को हम चांदनी चौक लोकसभा में शुरू करेंगे और हमने ये आश्वासन दिया है, ये वचन दिया है कि चांदनी चौक का सांसद चांदनी चौक के हर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बैठेगा। अगर मैं शब्दों में कहूं तो पटरी पर मेज लगा करके बैठेंगे जिससे कि हर व्यक्ति के लिए सांसद सुलभ हो। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र संस्कृति और सभ्यता की विरासत का केंद्र है, तो बहुत जरूरी है इस संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना। तो उसके लिए मेरे क्षेत्र में यमुना बाजार पर हम संस्कृति संरक्षण केंद्र बनाएंगे और न केवल चांदनी चौक की संस्कृति अपितु पूरे देश की संस्कृति जो चांदनी चौक में परिलक्षित होती है उसका भी दर्शन
उस केंद्र में होगा। चांदनी चौक लोकसभा देश की वो लोकसभा है जिसमें 150 से ज्यादा थोक बाजार है जो पूरे देश को माल सप्लाई करते हैं। इस दृष्टि से इसको व्यापारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने 2-3 वर्ष पहले दिल्ली के 5 बाजारों के सौंदर्यीकरण की बात कही थी, लेकिन एक कागज भी आज तक नहीं गिरा है। हमने ये तय किया है कि सांसद बनने के बाद 100 दिनों में चांदनी चौक, खारी बावली, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, मॉडल टाउन, कमला नगर जैसी मार्केटों का समग्र सौंदर्यीकरण होगा और इन बाजारों में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरीके से होगा जिससे ज्यादा लोग, दिल्ली के लोग उसका लाभ ले सके, हमारे क्षेत्र के व्यापारी उसका लाभ ले सके और प्रतिदिन 5 लाख व्यापारी जो अन्य राज्यों से दिल्ली में आते हैं वो भी सुविधा पूर्वक यहाँ पर व्यापार कर सके, जिससे कि दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो अन्य राज्यों में न जाकर के दिल्ली में आए। दूसरा, आरडब्ल्यूए और एनजीओ का एक अपना अलग महत्व है। तो आरडब्ल्यू और एनजीओ को हम अपने क्षेत्र में जन संवाद केंद्र बनाए और उनको विश्वास में लेकर के जितनी भी समस्याएं हमारे नागरिकों की हैं उस हर समस्या का एक हल निकाला जाएगा। इसके अलावा हमारे लोकसभा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अनऑथराइज कॉलोनीज है जिनको रेगुलराइज किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन उन रेगुलराइज कॉलोनियों में सुविधाएं जो दिल्ली सरकार को देनी थी वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो उन अनऑथराइज कॉलोनीज जो रेगुलराइज ऑलरेडी हो गई हैं उन कॉलोनियों में जो सुविधा है वो सारी सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए जिससे कि वहां के रहने वालों का जो जीवन स्तर है वो बढ़ सके, उस पर एक बड़ा काम होगा। मेरे क्षेत्र में अशोक विहार और त्रिनगर के बीच में एक नहर है जिसको मुनक नहर बोलते हैं और उस मुनक नहर में इतना ज्यादा उसको गंदा किया हुआ है, कूड़ा है कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा चक्कर काट के आना पड़ता है और वो मुनक नहर हरियाणा के हिस्से में आती है। नहर उसकी जो एजेंसी है वो हरियाणा है। तो मुनक नहर के ऊपर किस प्रकार से एक रोड डेवलप और मुनक नहर में हम जल संरक्षण का काम करें, इस पर भारत सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए। ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे, क्योंकि पुरानी दिल्ली का पूरा क्षेत्र है और अगर हम कमला नगर और शक्ति नगर और इन सब इलाकों की बात करें, त्रिनगर की बात करें, तो ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की समस्या का किस तरीके से निदान हो ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जाया जाए। तो मुझे ध्यान आता है कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड में एक प्रस्ताव आया था पहले कि एक हाई स्पीड ट्राम यहाँ पर चलाई जाए। तो हाई स्पीड ट्राम के माध्यम से ये हमारा जो कम्यूट है वो आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार फिर वो उस प्रस्ताव को निकालेंगे और भारत सरकार से और दिल्ली के एलजी से बातचीत करके ऐसी कोई ट्राम की व्यवस्था हो सकती हो तो एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और विचित्र समस्या है जिसका ध्यान आज तक दिल्ली सरकार का नहीं गया, वो है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बिजली के लटके हुए तार। छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, लेकिन बिजली के लटके हुए तार हैं। एक अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है तो उन लटके हुए तार के स्थान पर बिजली की सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड तार हो जाए और उसका मॉनिटर अलग अलग जगह पर लग जाए तो इस समस्या से मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अंतिम जो अभी फिलहाल वरीयता में है वह जीटी करनाल रोड पर एक मेट्रो का काम चल रहा है। वो थोड़ा रफ्तार उसकी कम है, तो कैसे उसकी रफ्तार बढ़ा करके हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को सुविधा दी जाए
इस पर भी हम विचार करेंगे। तो ये हमारी कुछ वरीयताएं हैं जो हमने आपके साथ आज डिस्कस की। धन्यवाद। अब इस नई दिल्ली क्षेत्र जहां हम बैठे हैं, उसकी हमारी प्रत्याशी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी अपनी बात रखेंगी। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात रखें, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक सुझाव नई दिल्ली के लिए बहुत अच्छा सोचा है। उनकी कल्पना अगर मूर्त रूप लेती है तो शायद विश्व का एक सर्वोत्तम शहर बन सकता है नई दिल्ली का ये क्षेत्र। कल अध्यक्ष जी से मैं बात कर रहा था तो अध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिया कि अध्यक्ष जी एक बार जापान गए थे, वहां इन्होंने देखा कि पॉट टैक्सी चलने का एक कंसेप्ट होता है। अध्यक्ष जी कल हमें समझा रहे थे कि ये जो सरदार पटेल रोड पे या एयरपोर्ट पे जाने वाली बहुत सारी और सड़कों पे ट्रैफिक जैम होता है, इसके निवारण का एक रास्ता पॉट टैक्सी भी बन सकती है मेट्रो के साथ साथ। नमस्कार। हम सबके मार्गदर्शक यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी और यहाँ उपस्थित मेरे आदर के पात्र सभी सातों लोकसभाओं के प्रत्याशी, मीडिया के बंधु लोग, आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं है, ये संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी दिल्ली की जनता। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए मैंने ये कुछ बिंदु सोचे हैं जो अपने पहले 100 दिन में करने का पूरा प्रयास करूंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और लखपति दीदी, ये 3 योजनाएं हैं जो भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती हैं। इनसे इंस्पायर होकर, इनसे प्रेरित होकर मेरा पहला विजन है एक स्टार्टअप हब की स्थापना करना, जहां पर युवाओं को एक नए रोजगार के सृजन का एक नया तरीका होगा और दूसरा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही प्रोत्साहित करेंगे। इस हब का क्या अर्थ है? आपके पास एक आइडिया है, आप बस वो आइडिया लेकर आ जाइएगा। उसके बाद आपकी लीगल कंप्लायंसेस, आपको एंजल इन्वेस्टर्स से मिलवाना, आपको क्या क्या उसमें मुहैया करवाना चाहिए, आपको पूरा ज्ञान देना कि किस तरह आपको उस आइडिया को फलप्रद करना है, ये सारा का सारा असिस्टेंस और नॉलेज ये स्टार्टअप हब आपको देगा। दूसरा, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कमर्शियल प्रेमिसेस यानी शॉपिंग सेंटर्स और बाकी जो अन्य व्यवसायिक परिसर हैं, उन सब में डी सीलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपने पहले सप्ताह में ही इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगी और इसके लिए जो जो करने की आवश्यकता है वो भी करूंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका है वो 100% ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो, इसके लिए भी काम करूंगी। तीसरा, ऐसी बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनमें अवरोध डाल रखा है। इनमें से 2 हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत और अटल पेंशन योजना। आयुष्मान भारत में पूरे भारत में आप जानते हैं कि जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है, लेकिन और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली की जनता इससे वंचित है। इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में हो, इसके लिए मैं काम करूंगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसमें अवरोध ना डाले, इसके लिए जो भी करना होगा वो करूंगी। अगर कानून का दरवाजा खटखटाना होगा तो वो भी करूंगी। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जैसे बाकी दिल्ली में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी प्रवीण भाई ने, हमारे यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का एक बहुत ही अच्छा आइडिया बॉट टैक्सीज का भी दिया है, उसको तो हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा धौला कुआं के आसपास और दिल्ली कैंट के आसपास जो भी ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं उसके लिए एक मास्टर प्लान की तैयारी जरूर करेंगे। और आखिरी, रात्रि सुरक्षा और महिला सुरक्षा, ये दोनों एक ऐसी
एक ऐसा इशू है जिसमें अगर आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें तो इसमें बहुत सहूलियत होगी। आप भी जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा उसको चाहते हैं। ड्रोन दीदी एक ऐसा प्लान है जिसे नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी प्रोपेगेट करा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। हम ये प्रयास करेंगे कि ड्रोन्स का प्रयोग दिल्ली पुलिस के साथ सर्वेलेंस के लिए दिल्ली और खास करके नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भी हो। आप सबने अपना समय निकालकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे प्रत्याशियों ने जो अलग अलग अपनी वरीयताएं रखी हैं उनको एक कंक्लूसिव स्वरूप मीडिया के लिए दे 4-5 पॉइंट में। पूरी दिल्ली में हर लोकसभा में हमारी एक सुझाव पेटी अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। उस सुझाव पेटी में हम जनता से सजेशंस ले रहे हैं कि बेहतर दिल्ली और बेहतर देश के लिए आपके पास क्या सुझाव है। आज जो मेरे मित्रों ने आपके सामने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन जो हमारा संकल्प पत्र आएगा, केंद्र का संकल्प पत्र अलग आएगा, लेकिन दिल्ली का जो संकल्प पत्र आएगा वो और विस्तार रूप से आएगा, जिसमें दिल्ली के नागरिकों की सहभागिता होगी। जो वो सुझाव उस पेटी में डाल रहे हैं, हम जल्दी उसको कंपाइल करके आपके बीच में लाएंगे। लेकिन मोटा मोटा जो मुझे आज, अब जैसे मनोज भाई बता रहे थे कि कितने काम किए, ऐसे अनेकों कामों की झड़ी है। इनके अभी 6 मार्च को इनके यहाँ एक उद्घाटन हुआ ढका गांव में, जिसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहा है 272 करोड़ की लागत से। तो ऐसे कई काम है जो पिछले 10 वर्ष में माननीय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन ट्रैफिक की समस्या है, स्टार्टअप हब्स की बात कही है, और ऐसी सुविधाएं जिससे सीधे सीधे मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति को लाभ मिले, युवाओं को उसका बेहतर लाभ मिले, ऐसे कई प्लान उस सुझाव पेटी के माध्यम से आने वाले हैं, जिसको हम संकल्प पत्र में लाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली और सुरक्षित दिल्ली, इसको लेकर हमारे सातों सांसद केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम एक ऐसी दिल्ली को, जिसका विजन हम आने वाले वर्षों के लिए अपने युवाओं को, अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, उस दिशा में मेरे सातों सांसद, जो होने वाले सांसद हैं, वो सब मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आज इन सभी सातों प्रत्याशियों को मैं पुनः अपने संगठन के और दिल्ली की जनता के साथ शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जाइए और रण में विजय होकर वापस लौटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए प्रवीण जी। एक करके अध्यक्ष, प्रश्न ये है कि आपके सातों प्रत्याशियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सातों प्रत्याशियों ने अपना रोड मैप जो है वो पेश किया है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। लेकिन विपक्षी गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जवाब दो, हिसाब दो, हर 5 वर्ष में भाजपा अपने चेहरे जो है वो प्रत्याशियों के बदल देती है और सांसद निधि का जो फंड है वो खर्च नहीं किया गया है। इसका क्या कहना है? देखिए, मैं 2 चीजें बता दूं। इन सातों प्रत्याशियों ने अपने 100 दिन का एक रोड मैप बनाया है। 5 साल का रोड मैप जरा लंबा है। और जहां तक प्रत्याशी की बात है, एक बार 2014 के प्रत्याशी अपोजिशन के और 2019 के, वो भी देख लीजिए क्या वो रिपीट किए क्या उन्होंने। जो अपने पे लागू नहीं कर पा रहे वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो संगठन का काम है, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति पद पर नहीं, दायित्व पर होता है और दायित्व से मुक्त होना ही है। पहले भी मैं कहता रहा हूं, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरे से पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और होगा। इस दायित्व का निर्वाह हम सब करते हैं। संगठन में जिसको जो काम मिलता है वो उस दिशा में काम करता है।